श्री सरस्वती मैया की जय। देखिए, आज लेने वाले हैं, वो पंचांग परिचय को लेंगे। कल इनकी मेरे पास आ गई है, वो सब रजिस्टर्ड कर दी है। और रजिस्टर्ड कर दी तो आपको सबको वो लाख वाला वीडियो दिख रहा होगा। 16 व्यक्ति उसको देख चुके हैं, तो आपने देखा ही होगा। इसलिए अब जो लाख वीडियो है आपकी आईडी रजिस्टर्ड करेंगे और वो आपके चलते रहेंगे। पर ये वीडियो कब तक चलेंगे? जहां तक आपका मोबाइल में या तो मोबाइल बदलते नहीं है, जहां तक मोबाइल नहीं बदलेंगे चलेगा। और या फिर मोबाइल को फॉर्मेट कर दिया तो बंद हो जाएगा। इसलिए कोशिश करें कि मोबाइल को फॉर्मेट न करवाएं। और एक वापस आप उसको मोबाइल को बदले नहीं। जो आपकी आईडी रजिस्टर्ड है, मतलब यूट्यूब पर जो आपकी आईडी रजिस्टर्ड है उसी आईडी पर आपका ये वीडियो चलेगा। तो हम आज पंचांग परिचय पर चर्चा करते हैं। पंचांग में सबसे पहले पहला बिंदु आता है, वो आता है पंचांग की जानकारी। पंचांग की जानकारी के अंतर्गत जो पहला पृष्ठ आता है उसमें दिया रहता है कि ये पंचांग कौन से अक्षांश, कौन से रेखांश और कौन से नगर के आधार पर बना हुआ है। उसके बाद उसमें दिया रहता है कि ये दृश्य गणित पर बना है, या फिर केतकी पर बना है, या फिर ग्रह लाघव या सूर्य सिद्धांत पर बना है। तो देखिए, सबसे पहले हम कोई भी पंचांग देखें तो पहले उसमें दिया गया। मोबाइल बंद करिए, स्पीकर। देखिए, कल भी ये एक शिकायत आई कि अगर आप मोबाइल का अगर स्पीकर चालू रखेंगे तो आपके वहां जो भी थोड़ी सी भी खटपट हुई तो मेरा वीडियो चला जाएगा और आपका वीडियो आ जाएगा। तो इससे क्या होगा कि एक तो आप भी नहीं समझ पाएंगे और एक वो सामने वाले भी नहीं समझ पाएंगे। तो आपको अगर कोई प्रश्न पूछना है तो ही कृपया इसको चलाएं। देखिए, वो आगर से आदरणीय क्लियर नहीं आ रहा है, ब्लैक बोर्ड नहीं दिख रहा है गुरु जी, ब्लैक बोर्ड नहीं दिख रहा है। हाँ हाँ हाँ, वो कर रहा है सही। हाँ। अब सबसे कह दीजिए स्पीकर और वो अपना कैमरा बंद करके रखें गुरु जी। आपका सबका वो फोटो आ रहा है इधर, जिसका जिसका खुला है। ये है, जैसे जो है, आप मेरा वाला जो नाम है, ये दबाने के बाद यहाँ कोने में आएगा पिन भागीरथ जोशी, इसको दबा दें। फिर यहाँ बस अगर आपने ये दबा दिया कोई भी बोलेगा उसका आपके वहां नहीं आएगा। केवल मेरा नाम जहां दिख रहा है BH, उसको दबाएंगे। उसको दबाने के बाद उल्टे हाथ की तरफ नीचे कोने में पिन भागीरथ जोशी, वो दबा दीजिए। आपको किसी की दूसरे की बात सुनाई नहीं देगी और केवल मेरा ही दिखेगा सब कुछ। बाकी कोई भी बोले आपको उससे मतलब नहीं रहेगा। उसके बाद भले कोई कितना ही स्पीकर चला के बोलते रहे, सभी कर ले अपने अपने मोबाइल में। क्योंकि कुछ बोलने वाले वो स्पीकर चालू रखने वाले वो मानेंगे नहीं। ये हमने 2-3 कक्षा में पहले भी अनुभव किया है। तो अगर जिनको प्रश्न पूछना है वो चालू करके पूछ लें, उसमें दिक्कत क्या है। तो देखिए, पंचांग की जानकारी, पंचांग की जानकारी के अंतर्गत पूरे पंचांग
के निर्माण से संबंधित जानकारी दी होती है। प्रथम, ये पंचांग कौन से अक्षांश रेखांश पर बना है, कौन से अक्षांश रेखांश पर पंचांग का निर्माण किया गया है। और कुछ ये कहते हैं कि अरे पंचांग में तो ये लिखा ही नहीं कि पलभा कौन सी पलभा पर बना है। तो पलभा की वर्तमान में जरूरत नहीं लगती है, पहले पलभा की जरूरत लगा करती थी, और जो कि पलभा नाप कर फिर अक्षांश निकालते थे तो वो अपने पंचांग में लिखते थे, षड पलभोपरि, पंच पलभोपरि, सप्त पलभोपरि, तो वो लिखा जाता था। आजकल केवल आप अक्षांश रेखांश लिख दीजिए, वैसे भी आप षड पलभोपरि या पंच पलभोपरि लिख भी देते हैं तो उससे फर्क कुछ नहीं पड़ना है। जानकारी हमें क्या चाहिए कि इस पंचांग का जो निर्माण हुआ है वो कितने अक्षांश और कितने रेखांश पर हुआ है, बस उसके अलावा हमें कोई जानकारी नहीं चाहिए। अब वो आप पहला पेज देखेंगे तो पंचांग पर लिखा मिलेगा अमुक अक्षांश, अमुक रेखांश और ये नगर, इस नगर के आधार पर ये पंचांग बनाया गया है। अब इसमें दो प्रकार की बात आती है कि एक तो सब आपने भूकेंद्रीय अक्षांश लिए कि नहीं लिए, एक आपने कौन से अक्षांश पर बनाया। तो देखिए, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है कि वो भूकेंद्रीय पर बना है या भौगोलिक पर बना है, क्योंकि जो गणित किया गया है, आप चाहे कि नहीं साहब मुझे तो भूकेंद्रीय चाहिए तो उसको भूकेंद्रीय मान लीजिए, अगर आपको भौगोलिक चाहिए तो उसको भौगोलिक मान सकते हैं, परंतु यदि कि साहब मुझे तो ये भूकेंद्रीय है तो भौगोलिक चाहिए तो उसका भौगोलिक में कन्वर्ट कर सकते हैं। आपने जो गणित किया है वो उसको मोटे रूप में भूकेंद्रिक ही माना जाएगा, क्योंकि भूकेंद्रिक आधार पर ही गणित किया जाना चाहिए, जो कि उपयुक्त भी है। वैसे श्री भागवत पंचांग भौगोलिक अक्षांश और रेखांश के आधार पर ही बनता है। रेखांश कभी भी भूकेंद्रिक नहीं होते हैं, वो केवल एक मैप से नाप कर ही बनाए जाते हैं, परंतु अक्षांश भौगोलिक और भूकेंद्रिक अलग अलग होते हैं। जैसे ये ग्लोब है पृथ्वी का, अब इसका झुकाव है उत्तर की तरफ, मतलब पूरा पूरा खड़ी नहीं है, ऐसी झुकी हुई है ये पृथ्वी। तो यहां माना ये निम्मच है, हमने दिन और रात बराबर थे, उस दिन एक 12 अंगुल का शंकु खड़ा किया और उससे जो हम अक्षांश पलभा निकालेंगे, पहले कल के वीडियो में बताया था, उस प्रकार से आप पलभा निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे बता दिया था मैंने, शंकु खड़ा करेंगे, फिर से उस वीडियो को आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो हम पलभा निकालेंगे और पलभा से जो अक्षांश निकालेंगे वो भूकेंद्रिक होंगे। और यदि आप नक्शे से नाप कर निकालेंगे, नक्शे से नाप कर निकालने वाले जो अक्षांश होंगे वो भौगोलिक होंगे। तो आप ये समझ गए होंगे कि भूकेंद्रीय अक्षांश क्या है और भौगोलिक अक्षांश क्या है, ये दो अंतर है। जब हम गुरुजी प्रणाम, आपका फिगर नहीं आ रहा है गुरुजी, वीडियो नहीं आ रही है आपकी, ब्लैक बोर्ड नहीं दिख रहा। हाँ हाँ, ब्लैक बोर्ड नहीं दिख रहा गुरुजी। नहीं, यहां से तो स्पष्ट दिख रहा है। नहीं, हमको नहीं दिख रहा है, बंबई से सुनील बोल रहे हैं, प्रणाम। हाँ समझ, और किसी को दूसरे को नहीं दिख रहा हो बोले। अक्षय जी दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? मुझे दिख रहा है? गुरुजी प्रणाम, मुझे स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। दिखाई दे रहा तो फिर बस वो वहां से गड़बड़ी है आपके, वहीं से कुछ नेटवर्क अगर इश्यू होगा सर, है कुछ नेटवर्क का इश्यू होगा सर। नहीं 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 गुरुजी, नेटवर्क का इशू नहीं है। आदरणीय जो भी विद्वान आप बात कर रहे हैं, गुरुजी वाले मतलब आप जब साइड में क्लिक देख रहे होंगे तो ऊपर ही ऊपर गुरुजी का नाम आ रहा है भागीरथ जोशी। आप उसको क्लिक करेंगे तो आप एक पिन का बटन आएगा ना, जैसे ऑल पिन होती है ना, वैसा बटन आएगा। आप उसको क्लिक करेंगे तो फिर गुरुजी का ही दिखेगा और किसी का नहीं दिखाई देगा आपको। आप समझ गए क्या? जी गुरुजी शुरू करो। हाँ ठीक है। तो
देखिए, भूकेंद्रिक और भौगोलिक दो प्रकार के अक्षांश होंगे। तो हम वास्तविक जो अक्षांश है वो भूकेंद्रिक होंगे, और जो नक्शे से नाप कर निकालेंगे वो भौगोलिक होंगे। अगर आपको एकदम से शुद्ध गणित करना है तो वो भूकेंद्रिक से करेंगे। हमारे ज्योतिष में जितना भी चलता है वो सब भौगोलिक के आधार पर चलता है। परंतु यदि हम सांपातिक काल से लग्न साधन करें तो सांपातिक काल से लग्न साधन में भूकेंद्रिक अक्षांश निकाल के ही गणित की जाती है। तो ये भौगोलिक और भूकेंद्रिक अक्षांश की जानकारी मैंने आपको दी। अब पंचांग के बाद अगला बिंदु हमारा आता है पंचांग की जानकारी। अगर आप कोई सा भी पंचांग देख रहे हैं तो पहले उसका पहला पेज पढ़ो कि वो कहां के आधार पर बना है, कौन सी गणित के आधार पर बना है। अगर पहला पेज आपका नहीं मिल रहा है तो फिर ये तय करें कि वो कौन सा पंचांग है और वो वाला पंचांग कौन से नगर के आधार पर बनता है। अगर आपको ये जानकारी नहीं है तो फिर आप कोई भी जनपत्रिका बना रहे हैं वगैरह तो वो सब गलत जाएगा। जैसे आपने श्री भादो माता पंचांग अगर देखा और उसमें अगर आपको ये मिल जाता है कि ये, तो अगर आपने इसका लग्न प्रवेश समय अपने मुंबई में यूज कर लिया, मुंबई में अगर इसका प्रयोग करेंगे लग्न प्रवेश का तो वो बहुत अशुद्ध हो जाएगा। इसके लिए मैंने तो लग्नांतर सारणी दे रखी है, उससे आप लग्न को परिवर्तित कर मुंबई का बना सकते हैं। परंतु फिर भी बहुत सारे पंचांगों में ऐसा नहीं रहता है। मैंने ऐसे भी पंचांग देखे हैं जो बने किस नगर के आधार पर है और उनने चरांतर सारणी वगैरह वो दे रखी दूसरे नगर की, उन दूसरे पंचांग से उठाकर इधर डाल दी। तो ये गलत है। आपको पहले वो सारणी देखना आना चाहिए। और हमारे जो पंचांग सीखेंगे उनको तो ये कंफर्म होना चाहिए कि मैं जो चरांतर सारणी बना रहा हूं वो मेरे नगर के आधार पर बन रही है या मैं पड़ोसी की उठा के डाल रहा हूं या किसी पंचांग का उपयोग कर रहा हूं, तो क्या उसमें जो दी गई सारणी है वो वास्तव में उसी नगर की है या दूसरे पंचांग से उठा के डाल दी। अगर आप इस प्रकार के पंचांगों को अगर देखेंगे 10-15 तो आपको मिल जाएगा कि ये टेबल उधर से उठा के डाली हुई है। तो ये जानकारी पहले करेंगे। दूसरे बिंदु पर हम आते हैं तो उसके बाद पंचांग का प्रारूप। अब आपको पंचांग के प्रारूप की जानकारी होना चाहिए। अगर ज्योतिषी वही है कि हमारे अक्षय जी शास्त्री साहब एक पंचांग लाए मेरे सामने रखा कि ये देखो सब एक पंचांग है, और कि अरे ये तो मेरे समझ में नहीं आ रहा, इससे मैं मुहूर्त नहीं निकाल सकता क्योंकि मैंने कभी देखा ही नहीं है। या फिर मुंबई से हमारे पांडे साहब लाए पंचांग और हमने कहा नहीं नहीं साहब ये तो मैं इससे नहीं निकाल सकता। तो फिर आप कौन से ज्योतिषी हैं? मतलब ज्योतिषी ऐसे हों कि कोई सा भी पंचांग हमारे सामने रख दे, लाओ साहब कौन क्या निकालना है क्या देखना है देख सकें। तो ऐसी जानकारी हमको होना चाहिए और एक एक बार लगभग पंचांग को पलट के देख लेना चाहिए। जो हमने नाम सुने हैं जो अधिक प्रचलन में है उन पंचांगों को एक बार पूरा देख लें। एक बार पूरा देख लेंगे तो उससे क्या होगा कि जब भी आपका कभी उस पंचांग से की जरूरत लग गई तो आप उसको देख पाएंगे। अब देखिए दूसरे बिंदु में पंचांग के प्रारूप पर हम चर्चा करते हैं। तो पंचांग का प्रारूप आपको देखना आना चाहिए। तो मैं पहले इसका प्रारूप बना देता हूं किस प्रकार से इसको देखेंगे। मेरे पास अभी संवत 2077 का पंचांग है, तो मैं उसी से एक प्रारूप बना के आपको बता देता हूं। ऊपर यहां लिखा होता है श्री संवत 2077 शक
1942, महीने का नाम भाद्रपद, कृष्ण पक्ष, ठीक है। और उसकी यहां 10 दिया है। इसका अर्थ है कि चैत्र शुक्ल पक्ष 1 है, वैशाख कृष्ण 2 है, ज्येष्ठ कृष्ण 3 है। इस प्रकार पक्षों को निरंतर गिनते जाएंगे तो 10वें नंबर का पक्ष होता है, इसलिए यहां 10 लिखा है। इसके बाद इसके आगे जो होता है सूर्योदय सूर्यास्त, और उसके पीछे व्रत पर्व, और उसके ऊपर जो लिखा रहता है वो तारीख रहती है कि इस तारीख से इस तारीख तक ये पक्ष रहेगा और यहाँ ये ऋतु रहेगी। अब हम पहला लेते हैं, तो मैं श्री भादव माता पंचांग में तारीख आगे रखता हूं। यहां तारीख है 4, 5, 6, 7, उसके बाद यहां तिथि है 1, 2, 3, 4, ऐसे तिथि है। उसके बाद वार होता है मंगल, बुध, गुरु, शुक्र। अब देखिए, उदाहरण के लिए यदि चौथ तिथि क्षय हो जाती है तो यहां तारीख 0 होगी और वार गुरु होगा। वार डबल लिखने का अर्थ ये नहीं कि एक बार 2 दिन हो गया, चूंकि तीज तिथि थोड़ी रहेगी, उसके बाद पूरे दिन चतुर्थी रहेगी और वो अगले दिन का सूर्योदय नहीं देखेगी, इसलिए उसको क्षय तिथि कहेंगे। क्षय तिथि, नक्षत्र, योग, सूर्य को, सूर्योदय को स्पर्श नहीं करते हैं। तिथि क्षय कब होगी? जब वो सूर्योदय को स्पर्श नहीं करेगी। इसी प्रकार नक्षत्र क्षय कब होगा और योग क्षय कब होगा? ये क्षय कब होंगे? जब ये सूर्योदय को स्पर्श नहीं करेंगे, अर्थात सुबह तीज तिथि थी, बाद में चौथ चालू हुई और उसके बाद दूसरे दिन सूर्योदय पर पंचमी आ गई थी। इसका अर्थ है कि चतुर्थी में सूर्योदय हुआ, इसलिए नक्षत्र के संबंध में होता है, ऐसे योग के संबंध में होता है। जब आप गणित करने बैठेंगे तो आपको इस प्रकार की कोई समस्या नहीं आवेगी, क्योंकि गणित में अपने आप हमारे ऋषि मुनियों ने ऐसा सेटिंग बिठाया है कि क्षय कब आता है, वृद्धि तिथि कब आती है, तो वो सब अपने आप बनता जाता है। अब क्षय की जगह हम कर देते हैं वृद्धि तिथि। वृद्धि तिथि कब आएगी, या वृद्धि नक्षत्र या वृद्धि योग? 2 सूर्योदय का स्पर्श करने वाले, सूर्योदय का स्पर्श करने वाले ऐसे हस्त नक्षत्र है। अगर कोई भी 2 सूर्योदय का स्पर्श करेगा तो वो वृद्धि तिथि होगी, वृद्धि नक्षत्र होगा, वृद्धि योग होगा। इसमें आपको कोई समस्या नहीं आना चाहिए। देखिए, वृद्धि तिथि, वृद्धि नक्षत्र, वृद्धि योग, ये वृद्धि हो जाएंगे। अब अधिक जानकारी के लिए हमारा अगला वीडियो देखें, उसमें आपको और विस्तार से बताया जाएगा।